अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड ईयर का मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। हम एक्सरसाइज 1.1 के स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन की, जो कि स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन को हमने डील किया और उसके साथ साथ हमने डोमेन रेंज से रिलेटेड 1.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो हमारे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी मैंने डोमेन और रेंज के लिहाज से एक साथ डिस्कस किया है। आप इससे पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके डोमेन और रेंज के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर हमारा आज का 2 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक जो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जिसका गिवन डाटा ये है, ये गिवन दैट ये है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये हमारा गिवन फंक्शन है। और हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक कंडीशन दी गई है कि एफ ऑफ 2 हमारे पास -3 है, एफ ऑफ -1 0 है। क्या मतलब है इस बात का कि जब आप x की प्लेस पे 2 रखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो -3 होना चाहिए। और जब आप x की प्लेस पे -1 को रिप्लेस करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें x के अलावा आपके a और b भी अननोन के तौर पर यूज हो रहे हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है कि हमारी a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू फाइंड a एंड b, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों फंक्शंस को हम पैरेलल लेके चलेंगे और देखेंगे कि इनसे हमारी इन टर्म ऑफ a b इक्वेशंस क्या बनती है। फिर उन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर ले, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से कर ले, या किसी भी मेथड से हम अपनी लीनियर इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस फंक्शन की तरफ। तो एक्चुअली यहीं से आप इसका सोल्यूशन लिख दें, या सोल्यूशन को आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और गिवन डाटा भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो मुझे क्या करना है, पहली कंडीशन मेरे पास क्या थी कि x को मैंने रिप्लेस करना है 2 के साथ। तो 2 के साथ रिप्लेस करने पर मेरे पास राइट साइड पे क्या फंक्शन बनेगा, या राइट साइड पे क्या वैल्यू आएगी। तो एक है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। तो 2 का क्यूब क्या बनेगा, हमारे पास 8 हो जाएगा, माइनस a इंटू 4 और प्लस 2b, मल्टीप्लाई करने से 2b प्लस 1 आएगा। और यहां से आप देखिए कि 8 -4a मल्टीप्लाई करने पर -4a आ जाएगा, प्लस 2b 8 और ये 1 9 हो जाएगा। अब जैसा कि उसने हमें कहा था कि f ऑफ 2 जो हमें गिवन वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम f ऑफ 2 की प्लेस पे -3, और इसका रेफरेंस भी हम साइड पे लिख देते हैं, सिंस f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू -3। तो f ऑफ 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, -3 को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारी फर्दर कैलकुलेशन हो जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि -4a और 2b, इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, यह आ जाएगा 4a प्लस -2b विच इज इक्वल टू 9 प्लस 3। और इंप्लाइज दैट यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस b विच इज इक्वल टू 12, और यहाँ से ये कैंसिल करने के बाद 6 रह जाएगा, और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2a माइनस b विच इज इक्वल टू 6। ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन बन गई। ये नंबर 1 इक्वेशन हमारी f ऑफ 2 पुट करने से बनी। इसी तरह हम f ऑफ -1 को पुट करेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस एक्सरसाइज से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो इसके चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है, उसमें मैं दोबारा से फंक्शन को लिखता हूं
हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स को अब की बार मैं रिप्लेस करूंगा -1 के साथ, तो एक्स रिप्लेस हो गया -1 के साथ, -1 का क्यूब माइनस ए इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लेस के ऊपर पावर ऑड आ जाए माइनस विल रिमेन सेम, तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पे -1 की पावर इवन आ गई, इसलिए माइनस का साइन ये वाला रिमूव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ए से मल्टीप्लाई करेगा -a फाइनल आएगा, और यहाँ b 1 से मल्टीप्लाई करेगा -b और +1 आ जाएगा। -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन लूँ a + b आ जाएगा। और f ऑफ -1 किसके इक्वल था वो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से दी गई है। -1 f ऑफ -1 हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देते हैं कि एक्चुअली हमारे पास f ऑफ -1 क्या आंसर दे रहा था, 0 दे रहा था, हमने 0 से रिप्लेस कर दिया। मैं पूरी वैल्यू को लेफ्ट पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, a + b विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में चूंकि a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा b से कैंसिल भी हो सकता है। तो मैं एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 2a - b विच इज इक्वल टू 6, और यहां से हमारे पास a + b विच इज इक्वल टू 0, ये b इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 3a विच इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इसी तरीके से हमें b की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, a की वैल्यू को आप पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर दें तो आपके पास b का आंसर आ सकता है। तो मैं इसे पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करने पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो a की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 2 + b विच इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू मेरे पास आंसर आ जाएगा -2। तो इस तरीके से मेरे पास a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी। अब जो के बात उसने पहले की थी, अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि आपने जब नंबर पुट किया था तो आंसर -3 आना चाहिए था, और यहाँ पे नंबर पुट किया x की प्लेस पे तो आंसर 0 आना चाहिए था। एक्चुअली ये इन टर्म ऑफ a एंड b, a और b भी अननोन है, ये रिजल्ट हमें हासिल नहीं हो सकते जब तक हमें a और b का पता ना लग जाए। तो अब आप वेरिफिकेशन के तौर पर अपने आंसर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप क्या करें, a और b की प्लेस पे ये नंबर पुट करें जो हमारे आंसर आए हैं। पुट करने के बाद जब आप x की वैल्यू 2 से रिप्लेस करेंगे तो अब आपका आंसर लाजमी तौर पर -3 आएगा, और यहां x की प्लेस पर -1 पुट करने पर आपका आंसर 0 लाजमी तौर पर आएगा। तो बहरहाल ये एक वेरिफिकेशन है, अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं आंसर ठीक है कि नहीं है, अदरवाइज ये यहां तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में अगर समझा जाए कोई लेंथी क्वेश्चन है तो वो कुछ a और b की वैल्यू, चूंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर a और b कैलकुलेट करने का कहा तो यही एक लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज इसमें सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ये भी तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से कोई भी शॉर्ट पार्ट भी आपको आ सकता है, कोई ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट में से भी कोई क्वेश्चन आपसे कोई पार्ट पूछा जा सकता है शॉर्ट के तौर पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है h of x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वेयर। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। वो कहता है एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसको 60 मीटर की हाइट से जो है ना उसको छोड़ा गया है और ग्राउंड की तरफ फेंका गया है। तो वो कहता है द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, आफ्टर x सेकेंड के बाद इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, अप्रोक्सीमेटली उसने एक फंक्शन दिया कि h of x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वेयर। ये एक्चुअली हमारा गिवन फंक्शन है। हमने करना ये है कि अगर हम पार्ट नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि जब आपके पास टाइम 1 सेकेंड हो
तो 1 सेकंड के अंदर इसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 सेकंड में इसकी हाइट कितनी होगी और 1.7 सेकंड में इसकी हाइट कितनी होगी। मैं अभी आपके सामने पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूं, पार्ट नंबर 2 की डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप पार्ट नंबर 1 को अंडरस्टैंड कर लें। इसके 3 फर्दर पार्ट्स दिए गए हैं, ए बी सी, डिफरेंट टाइम दिए गए हैं। डिफरेंट टाइम के लिहाज से हमने उसकी हाइट बतानी है कि कितने टाइम में उसकी कितनी हाइट बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर टाइम 1 सेकंड दिया गया तब उसकी हाइट कितनी बनती है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे h ऑफ x की प्लेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेकंड रखेंगे। मैं यहाँ पे h ऑफ 1 नहीं लिख रहा बल्कि 1 सेकंड लिख रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि h ऑफ 1 लिख के h को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, यहाँ पे h को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे, एक्चुअली हम हाइट बताना चाह रहे हैं एट 1 सेकंड। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाइट 1 सेकंड के अंदर कितनी होगी। तो इसलिए मैं 1 सेकंड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो 40 माइनस 10, x की प्लेस पे आ गया 1, यहाँ पे मुझे यूनिट रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30। अब हमें पता है कि हमारे पास हाइट का जो यूनिट इसमें दिया गया है वो चूंकि मीटर के अंदर दिया गया है, तो 1 सेकंड के अंदर जो इसकी हाइट होगी वो 30 मीटर होगी। इसी तरीके से बी पार्ट के अंदर उसने हाइट टाइम दिया गया है 1.5 सेकंड, हमने बतानी है उसकी हाइट कितनी होगी। तो हम चेक करते हैं कि जब x की प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे 1.5 सेकंड को, तो देखते हैं राइट साइड पे हमारे पास आंसर क्या बन सकता है, 1.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 40 माइनस, और यहाँ में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1.5 2.5 बनेगा, और 2.5 को मैं फर्दर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2.25 को सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 225। तो 225 यहाँ से मैं माइनस करता हूँ 40 में से, तो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, मैं नहीं चाहता किसी किस्म की कोई मिस्टेक रहे, इसलिए मैं इसको फर्दर 40 माइनस करता हूँ, 17.5 आ रहा है। तो 17.5 मीटर उसकी हाइट बनेगी जब टाइम होगा 1.5 सेकेंड। तो यहाँ से देख ले, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, डिफरेंट जस्ट टाइम दिए गए और आपने हाइट बतानी है। अब देखिए 1.7 सेकंड होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। h ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1.7 सेकंड है। तो देखते हैं 1.7 सेकंड में, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1.7 आ गया होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10, 1.7 का स्क्वायर 2.89 आएगा। तो 2.89 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.9 आ जाएगा। एक्चुअली वो डेसिमल नंबर है, तो उसमें 1 डिजिट आप राइट साइड पे मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो 40 में से 28.9 माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आता है जी, तो 11.1 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11.1, 1 का मतलब 10 है, 10 मीटर मेरे पास हाइट आ गई इसकी, जब टाइम जो है ना 1.7 सेकंड होगा। अदरवाइज इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की मिस्टेक हो तो आप अपने कैलकुलेटर से भी उसे चेक कर लीजिएगा। मैंने कुछ वैल्यू को डायरेक्टली भी सॉल्व किया, आप अदरवाइज चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से मेरे पास 1 सेकंड में इतनी हाइट, 1.5 सेकंड में इतनी हाइट होगी और 1.7 सेकंड में इतनी हाइट होगी। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो हमारी हाइट कम होती जा रही है। इसका मतलब ये कि ये जो स्टोन था ये 60 मीटर की हाइट से जैसे आप छोड़ेंगे, जैसे जैसे ये ज़मीन के साथ ज़मीन के करीब होता जाएगा, ग्राउंड के करीब होता जाएगा, हाइट लो होती जाएगी, और हाइट कम होते 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 जैसे ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो यही हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, यही बताना है कि जब जो स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जब वो उसको जाकर टकराएगा, उसको छुएगा, तो तब उसका टोटल टाइम इंटरवल कितना बनेगा, वो हमने टाइम टोटल बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। वो ये कहना चाहता है कि जब स्टोन यानी पत्थर जब जमीन को जाकर टकराएगा तो कितने टाइम के बाद वो जमीन को स्ट्राइक करेगा, उसको टकराएगा। तो डेफिनेटली जब हम ये कहते हैं कि द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो तब आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो हम इसी चीज को सोल्यूशन के अंदर लिखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि द स्टोन strike the ground, then कंडीशन बना लेते हैं कि इफ द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। तो हाइट उसकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। हमें टाइम बताना है, तो हम एच ऑफ एक्स हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो 40 माइनस 10x स्क्वेयर था। तो एक्चुअली यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे पास टाइम इंटरवल होगा। तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 10x स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 40/10। तो यहां से हमारे पास जो x स्क्वेयर का आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो यहां से मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू +-2। अब हमें पता है कि जो टाइम होता है ना हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू को कैलकुलेट करता है, नेगेटिव वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिहाजा हम ये लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल। तो यहां पे हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 ये हमारा टोटल टाइम होगा। यानी जब वो 60 मीटर की हाइट पर था तो 60 मीटर की हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में उसको 2 सेकेंड टोटल टाइम लगेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें x भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसी वो दो इक्वेशन या दो से ज़्यादा इक्वेशन जिसमें x y या कोई भी वेरिएबल किसी एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। वो कोई भी एक सिंगल वेरिएबल हो सकता था, वो थीटा हो सकता था, वो फाई हो सकता था, वो साई हो सकता था, कोई भी एंगल भी हो सकता है और कोई अननोन भी हो सकता है। तो जब भी x और y किसी एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इन पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन डिराइव करनी है। हमने क्या करना है, अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसके अंदर हमारे पास t नहीं है, जबकि जो हमें इक्वेशंस दी गई है उनमें t यूज हो रहा है। तो मीन टू से कि हमें t को यहां से एलिमिनेट करना है। अगर मैं t की वैल्यू को यहां से निकाल के इसमें पुट कर दूं या यहां से निकाल के इसमें पुट कर दूं तो जो इक्वेशन बनेगी वो एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, उसमें t को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि आप x और y की ये जो वैल्यू है इन्हें इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें और आप इक्वेशन को बैलेंस कर दें। एक्चुअली हमें ये कहा गया है कि आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करना है, उसे शो करना है। तो मुझे क्या करना है, इसको इस अंदाज से सॉल्व करना है कि वो इक्वेशन बन जाए। तो उसका बेटर सॉल्यूशन क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में t की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं क्या करता हूं, एक इक्वेशन जो मेरे पास पहली इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू a/t², इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और y इज इक्वल टू 2at, ये मेरी इक्वेशन 2, और इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करते हुए t की वैल्यू निकालता हूं। तो t मेरे पास क्या आएगा, y/2a। इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1 में जब मैं इसे पुट करता हूं t की प्लेस पे, तो मेरे पास जो इक्वेशन फाइनल बन रही है y/2a² x इज इक्वल टू a इंटू y²/4a²। तो यहां से मेरे पास a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y²/4a आ जाएगा। और फाइनली जो y² की इक्वेशन बन जाएगी वो आप देख सकते हैं कि 4a डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास y² इज इक्वल टू 4ax आ जाएगी। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें क्या करना था, पैरामीट्रिक इक्वेशन में से
टी को एलिमिनेट करना था, तो जैसे ही हमने टी को एलिमिनेट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ। लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट है। इस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्योंकि x जो है ना वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई भी ऐसी दो इक्वेशन जिनमें दो डिफरेंट वेरिएबल किसी एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करे उसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमें यहाँ से किसी तरीके से थीटा को एलिमिनेट करना है, तो एक्चुअली थीटा तो एंगल है और एंगल को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रिमूव हो जाए और हमारे पास जो इक्वेशन बने वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बने। तो याद रखिएगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं इससे इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगी। एमसीक्यूज में आपसे पूछा भी जा सकता है, कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपसे दे दे और वो ये पूछ सकता है कि आपसे कि आप इसको सॉल्व करके कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं, हाइपरबोला बना सकते हैं या सर्कल बना सकते हैं। तो आप उसमें से क्या करेंगे, उसको टेक्निकल तरीके से लीगल मेथड से आप उसको सॉल्व करते हुए आप कोई भी इक्वेशन बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन है। उसके लिए आपको इक्वेशंस को भी याद रखना होगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी पैरामीट्रिक इक्वेशन से कौन सा रिजल्ट बन सकता है और उस रिजल्ट को आप कौन सी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली अगर मेरे पास रिजल्ट होगा तो मुझे आसानी से इसको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो मुझे रिजल्ट एक्चुअली ये चाहिए, इसमें आप गौर करें तो x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और उनके सम फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक सिचुएशन बनानी होगी। एक इक्वेशन मेरे पास आ जाती है x ओवर a, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई x ओवर a पहली इक्वेशन से जो कि cos थीटा बन गया, और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास आएगी y ओवर b विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन मुझे क्या करना है कि x का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं स्क्वेयरिंग एंड देन एडिंग। स्क्वायर के बाद मैं इसे ऐड कर लेता हूं, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बाद में मेरे पास वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह इसकी राइट साइड पे मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसकी राइट साइड पे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जब पॉजिटिव हो, एंगल सेम हो, 1 के इक्वल रिजल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक ही स्टेप के सोल्यूशन में हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पैराबोला, ये कॉनिक सेक्शन की टाइप्स हैं। इन टाइप्स को भी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इंट्रोडक्शन के तौर पर इसको याद रखें कि आपकी ये वाली जो इक्वेशन है विच इज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स की ये इक्वेशन है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट है। इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट और 6th पार्ट। ये 2 क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमने करना क्या है, हमें यह बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर आपका कोई भी इवन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसकी कंडीशन क्या बनती है कि उसमें f ऑफ x को आप रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ, तो आपका एक ओरिजिनल फंक्शन बने और वो भी पॉजिटिव बने। अगर आप x को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ, तो आफ्टर इवेल्युएशन जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है, वो ओरिजिनल फंक्शन पॉजिटिव बन जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। और फॉर ऑड, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इवन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ऑड। ऑड के लिए क्या कंडीशन है कि आप x को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ, तो जो आपका ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है वो एक नेगेटिव फंक्शन बन जाए, तो तब हम कहते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये
हो सकती है कि आप x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स के साथ, ये जो आपका गिवन फंक्शन है इसको आप रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स के साथ, लेकिन वो ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं बना। तो जब वो ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं बनेगा तो फिर उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आपका ना तो इवन फंक्शन होगा ना ही ऑड फंक्शन होगा, तो नेदर इवन नॉर दैट ऑड फंक्शन होगा। तो लिहाजा याद रखिएगा कि अगर आप x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से तो पॉजिटिव फंक्शन बन जाए, ओरिजिनल पॉजिटिव फंक्शन बन जाए तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन, और अगर वो नेगेटिव ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो ये ऑड फंक्शन होगा। तो आते हैं, इसका बहुत ही एक इजी सोल्यूशन है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो यहां पे लिख देते हैं हम रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। आप पुट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा होल रेज टू द पावर 2/3 प्लस 6। इसको थोड़ी सी मैं मैथमेटिकल स्टेप से सॉल्व करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आपने करना क्या है, माइनस एक्स की पावर 2 और होल की पावर 1/3 कर देनी, यानी क्यूब रूट को आपने अलहदा कर देना है। प्लस 6 आ गया, माइनस बेस के ऊपर पावर इवन आ जाए, हमें पता है माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, लिहाजा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और होल की पावर वापस 1/3 यानी क्यूब रूट आ गया। अब वही क्यूब रूट जो 1/3 पावर आ रही है इसे दोबारा से पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 प्लस 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने माइनस एक्स से इसको रिप्लेस किया था, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट जो आपकी वैल्यूएशन से आंसर आया वो फिर से ओरिजिनल फंक्शन बन चुका है, और ये ओरिजिनल फंक्शन आपका चूंकि पॉजिटिव बना है तो इस वजह से आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो फाइनली मैं इसमें लिख देता हूं, थस एफ ऑफ एक्स इज एन इवन। ठीक है, तो ये एक इवन फंक्शन बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग कर देते हैं, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स के साथ इसे रिप्लेस करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा। माइनस एक्स की पावर 3 आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1। जहाँ जहाँ मुझे एक्स नजर आया मैंने माइनस एक्स से उसे रिप्लेस कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास फाइनल सोल्यूशन क्या बनता है। माइनस एक्स का क्यूब यानी माइनस बेस के ऊपर पावर ऑड आ जाए, माइनस विल रिमेन सेम, और यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में माइनस बेस के ऊपर पावर इवन है तो माइनस का साइन रिमूव होकर पॉजिटिव पावर आ जाएगी, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप गौर करें कि माइनस यहां से कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बनेगा। मुझे कोशिश करनी है कि किसी तरीके से मेरा ओरिजिनल फंक्शन वापस बन जाए। उसके लिए मैं जहां तक पॉसिबल होगा मैं एक मैथमेटिकल स्टेप्स को अप्लाई करूंगा ताकि मेरा ओरिजिनल फंक्शन बन जाए। तो माइनस यहां से कॉमन लिया जा सकता था, मैं माइनस कॉमन लेके इसे ओरिजिनल फंक्शन में चेंज कर दिया। अब ये जो ओरिजिनल फंक्शन मेरा बना, चूंकि ये एक नेगेटिव फंक्शन बन गया, लिहाजा आप यहां से कह सकते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात बताई थी कि अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन नेगेटिव बन जाए तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के बारे में कह देना है कि ये एक एन ऑड है। ठीक है, ऑड फंक्शन ये बन चुका है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक तमाम के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछिएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन लेकर आऊंगा। आप इन तमाम वीडियोस को जो मैं आपके सामने एक स्ट्रगल कर रहा हूं स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, आप इन तमाम वीडियोस को खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत सारे बच्चों को इन वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो आप अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला सोचें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।